प्रेगनेंसी के दौरान वेट हो गया था सिस्टर मेरा 83। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी उस टाइम पे मेरा वेट 62 था और जिस टाइम पे मेरी डिलीवरी हुई थी उस टाइम पे मेरा वेट 83 था। मैंने उसी दिन चेक किया था, तो इतना वेट गेन कर लिया था मैंने। और प्रेगनेंसी के बाद भी काफ़ी टाइम तक मेरा वेट इतना ही रहा, 83 ही रहा। बहुत टाइम बाद जब मैं घर का काम करने लगी, थोड़ा बहुत चलने-फिरने लगी, बाहर घूमने लगे, तो उस टाइम पे वेट रिड्यूस होना। हेलो जी, राम राम बे सारी बहनों ने, सारी यूट्यूब फैमिली ने, नीलू लास्टर की तरफ से, नीलू लास्टर की पूरी फैमिली की तरफ से राम राम बे। उम्मीद करूं बे सारी जनी ठीक होगी, सारे हैप्पी होंगे, बालक बच्चे सब मौज में होंगे, जागते तब बच रहे होंगे। और बे आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करा। हाँ, तो आप सभी के कमेंट आए थे। मोस्टली मैं ब्लॉग उन्हीं पे एडिट करती हूँ जो आजकल कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, जो डीएम मेरे पास आ रहे हैं। तो बहुत सारी बहनों ने मेरे से ये पूछा कि सिस्टर आपकी जर्नी, प्रेगनेंसी की जर्नी कैसी रही? तो मैंने आज सोचा कि ब्लॉग बनाया जाए, इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, तो इसलिए स्पेशल आज आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं। तो प्रेगनेंसी की जर्नी तो मेमोरेबल रहती है हर एक लेडीज़ की लाइफ में, बहुत ही अहम पार्ट होता है हमारी लाइफ का वो। स्पेशली शादी के बाद ये ऐसा पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का, क्योंकि शादी होने के बाद दिन कुछ और होते हैं, प्रेगनेंसी के कुछ और होते हैं और डिलीवरी के बाद कुछ और लाइफ हो जाती है। बच्चे बड़े होने के बाद कुछ और लाइफ होती है। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग की। तो जी, शादी के 3 महीने 2-3 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो स्टार्टिंग में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते थे। हालाँकि पता नहीं था स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी का, तो फ़ीवर रहता था मेरे को, रात में ऐसा लगता था जैसे बुखार है, लेकिन जब चेक करते थे तो बुखार नहीं मिलता था। तो मैंने अपनी सास को बताया, अपने हस्बैंड को बताया, तो इन्होंने भी सोचा कि हाँ, डॉक्टर के पास चलें। लेकिन मेरी सास ने ये बोल दिया कि एक बार चेक करके देख ले, कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो मैंने बोल दिया कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं था कि ऐसे बुखार होता है। तो पहले मेरे को टाइफाइड भी हुआ था, शादी से पहले तो मेरे को लगा कि कहीं टाइफाइड ना हो, लेकिन जैसे ही चेक किया तो उसमें पॉजिटिव आ गया। तो वो पल ज़िंदगी का कुछ अलग ही पल होता है, हर एक लेडीज़ के लिए, तो मेरे लिए भी अलग ही था स्पेशली। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बताया, वो बहुत खुश हो गए। नीचे आके हमने अपनी माँ को भी बताया, वो भी खुश हो गई, सबके पास कॉल कर दी कि नीलम प्रेग्नेंट है। क्योंकि आज के टाइम पे मतलब प्रॉब्लम ही चली हुई है। क्या होता है कि शादी हो जाती है लेकिन कई सालों तक बच्चे नहीं होते, ये प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसके लिए हमें फिर ट्रीटमेंट भी करवाना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं ईज़िली प्रेग्नेंट हो गई थी। और उसके बाद क्या था, स्टार्टिंग के 3 महीने तक मेरा हाल बेहाल था। मतलब वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा होती थी, कुछ भी खाओ वो पचता ही नहीं था बिल्कुल भी। सुबह के टाइम में जैसे मैं चाय भी पीती थी, तब तक तो ठीक रहती थी, लेकिन 1 घंटे बाद जैसे ही वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी और सारा दिन ऐसे रहता था जैसे थका-थका सा फ़ील होता था। कभी ऐसे होता था कि बुखार हो गया, तो जब बुखार चेक करते तो बुखार मिलता भी नहीं था। और घर का काम करना, घर का काम वैसे तो स्टार्टिंग से ही है ही नहीं इतना ज़्यादा काम यहाँ पे, लेकिन जैसे ही सुबह उठते थे तो वो टेंशन ही हो जाती थी कि हाँ, ये काम करना, वो करना, क्योंकि शरीर में बिल्कुल ये बोलते हैं ना, जान ही खत्म हो गई, ऐसा शरीर हो गया था एकदम बिल्कुल। फिर जैसे कहीं बाहर जाना होता, जैसे एग्ज़ाम वगैरह देने जाते, तो सफ़र में इतना बुरा हाल हो जाता था, बस 4 दिन पहले ये टेंशन हो जाती थी कि वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन इन 3 मंथ के दौरान कुछ सिस्टर ये पूछती हैं कि आपने क्या खाया, क्या नहीं खाया? तो पपीता अवॉइड किया था, पपीता बिल्कुल भी नहीं लिया। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था और वैसे भी पपीता नहीं लेते प्रेगनेंसी में, स्टार्टिंग में। और फिर काजू, बादाम, बल्कि अनार वगैरह ये बहुत ज़्यादा लिए मैंने, बहुत ज़्यादा खाए। और उसके बाद जो 6 महीने थे बाकी के, वो
स्टार्टिंग के 3 महीने के बाद जो 3 महीने थे, यानी कि 6 महीने तक फिर मैं नॉर्मल थी। फिर मेरे को बिल्कुल भी मतलब ना ही वॉमिटिंग हुई, ना चक्कर आए, ना बुखार हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं नॉर्मल थी बिल्कुल। लेकिन इस टाइम के बाद धीरे-धीरे क्या हुआ, पैरों में सूजन आनी स्टार्ट हो गई। खाना बनाना भी इतना मुश्किल हो जाता था। कभी मेरी सास बनाती, कभी मैं बनाती। तो जैसे-तैसे करके 8वाँ महीना आ गया था। 8वें महीने में भी ऐसा ही रहा। पेट तो मेरा 7वें महीने में दिखाई देना शुरू हुआ था और सूजन उसमें तो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर 8वाँ महीना भी जैसे-तैसे चला गया, फिर आ गया 9th मंथ। उस टाइम पे मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था। घूमने-फिरने जाते थे हम, क्योंकि बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे घर का काम करते हैं हम, पोछा वगैरह लगाना, वो मैं खुद अपने हाथ से ही लगाती थी, वाइपर का यूज़ नहीं किया मैंने कभी भी। हाँ, 1-2 बार यूज़ किया था, लेकिन उससे क्या है, सैटिस्फैक्शन नहीं होती थी, क्योंकि जब तक खुद अपने हाथ से काम नहीं कर लेते तो यही रहता है कि काम बना ही नहीं। तो मैं अपने हाथ से ही पोछा लगाती थी और फिर घूमने-फिरने भी जाते थे हम। शाम के टाइम में अपने खेतों में चले जाते थे घूमने के लिए, बहुत दूर तक जाते थे। तो इस दौरान क्या है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हुए। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते थे। मूड स्विंग्स मतलब कभी तो ऐसा मन करता था कि हाँ, कि मैं तो बहुत खुश हूँ, कभी ऐसा होता था कि ना, मैं तो बिल्कुल मतलब नाखुश इंसान हो जाता है। तो मूड स्विंग्स अपने आप ही होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। कभी किसी लड़की की नई-नई शादी होती है, प्रेग्नेंट हो जाती है बेचारी, तो उसको कुछ समझ ही नहीं आता, तो मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ कोऑपरेट किया करो, क्योंकि ये जर्नी ऐसी होती है, इस टाइम पे जो सहयोग करता है वो हमेशा याद रहता है सभी को, और बच्चे के लिए, माँ के लिए, सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कोऑपरेट करना। और 9th मंथ में वेट इतना ज़्यादा हो गया था, इतना ज़्यादा हो गया था कि नीचे तो बैठ ही नहीं सकती थी। फिर भी मैं जितना ज़्यादा हो सके मैंने 9th मंथ कंप्लीट बैठ के ही पोछा लगाया, और फिर मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी हुई थी। वो प्रेगनेंसी के दौरान 9th मंथ में मेरी ननद भी बुला ली थी मैंने घर का काम करने के लिए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता था, और फिर वैसे भी जब सोच लिया था कि अब डिलीवरी का टाइम आ गया है, तो कोई घर पे भी रहने वाला होना चाहिए। तो फिर 2 अप्रैल को वो दिन आ गया था। हम चले गए थे हॉस्पिटल में, तो वहाँ ने उन्होंने मेरे को एक दवाई पिलाई थी, तो उससे पेन स्टार्ट नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो हमारी रिलेशनशिप में हैं, तो उनके घर पे चले गए थे हम, क्योंकि वो बोल रहे थे कि शाम तक पेन स्टार्ट हो जाएँगे और शाम को ही डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन पेन स्टार्ट नहीं हुए, बल्कि पेट टाइट सा हो गया मेरा। फिर रात को ही हम वापस गए हॉस्पिटल, तो 10 बजे गए थे हम, तो वहाँ जाते ही डॉक्टर ने बोला कि एडमिट करना पड़ेगा, ग्लूकोज़ वगैरह लगाएँगे, इसमें टीके वगैरह लगाएँगे, तो प्रेगनेंसी मतलब तो डिलीवरी हो जाएगी। तो जैसे ही उन्होंने ग्लूकोज़ लगाए, टीके लगाए ग्लूकोज़ में कुछ, तो उससे पेन धीरे-धीरे पेन स्टार्ट हो गए। तो वो मोमेंट कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि अजीब-सा पेन था बिल्कुल। मेरे पास मेरी सास थी, मौसी गई थी साथ, मेरे हस्बैंड थे, और वो जिनके जो हमारे रिलेशनशिप में जिनके यहाँ हम रुके थे वो थे हमारे साथ, साथ में मेरी ननद भी बुला ली थी हमने वहीं पे। तो भी मेरे पास मेरी सास थी, बाकी घर रह गए थे, मेरे हस्बैंड थे। तो इस टाइम पे मेरी सास ने जितना कोऑपरेट मेरा किया, कोई किसी का नहीं कर सकता अभी, क्योंकि उधर तो पेन की वज़ह से मैं रो रही थी और मेरे को देख के मेरी सास रो रही थी। मेरे हस्बैंड बाहर बैठे थे, कभी बैठ रही, कभी उठ रही, तो फिर जैसे ही डॉक्टर आई राउंड पे, तो वो बोली कि अभी डिलीवरी होगी। तो अंदर से मेरे को भी ये खुशी हुई कि हाँ, पेन खत्म हो जाएगा। फाइनली वो टाइम आ गया था, फिर डिलीवरी होगी, तो वियान हुआ। तो सभी खुश थे, सारे राज़ी हो रहे थे जमा। फिर इन्होंने कॉल कर दी थी घर पे, अपनी रिश्तेदारी में सब जगह कॉल कर, तो पूरे घर में खुशी का माहौल था। ये थी जी प्रेगनेंसी की जर्नी। अब मेन बात ये आती है कि सिस्टर, प्रेगनेंसी के दौरान आपने क्या खाया, क्या नहीं खाया? तो मैंने आपको बताया भी कि ज़्यादा तला भुना भी मैंने अवॉइड ही किया।
हाँ, एक आधी बार क्या होता था कि ऐसा मन करता था कि ये चीज़ अभी खानी है बिल्कुल, तो वो मैंने उसी टाइम खाई, मतलब अंदर से मन करता है एकदम बिल्कुल कि ये चीज़ अभी होनी चाहिए खाने के लिए, तो वही खाई मैंने। लेकिन ज़्यादा तला भुना मैंने अवॉइड किया, पपीता अवॉइड किया स्टार्टिंग में। और सेकंड ये था कि कैल्शियम आयरन की टैबलेट्स थी, वो भी मैंने रेगुलरली, वो मैंने प्रेगनेंसी के बाद भी रेगुलर रखी कैल्शियम की टैबलेट 2-3 महीने तक, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है, वो फिर पूरी नहीं हो पाती सारी उम्र भी, तो इस दौरान कैल्शियम की टैबलेट लेनी बहुत ज़रूरी है, माँ, जच्चा-बच्चा दोनों के लिए। स्टार्टिंग में तो काजू, बादाम, अनार, चुकंदर वगैरह ये लेके आते थे मेरे हस्बैंड, वो खाती थी मैं। और जैसे ही छठा महीना स्टार्ट हुआ था, तो उस दौरान मैंने दूध में 2-3 पंखुड़ी केसर की डालनी स्टार्ट कर दी थी। तो केसर डाल के वो दूध अच्छी तरह उबाल के वो पीती थी मैं, सोते टाइम पीती थी। और ये अनार और चुकंदर, और फिर जैसे ही सर्दी का टाइम आया था तो गाजर वगैरह भी इनका जूस बना के ले लेती थी, और कभी मार्केट से ले आते थे जूस वगैरह, वो ले लेती थी। और सुबह शाम जैसे ही प्रेगनेंसी का टाइम, मतलब प्रेगनेंसी नहीं, डिलीवरी का टाइम जैसे ही नज़दीक आया, तो ये जो गरम शाई बोलते हैं इनको, सेमिया बोलते हैं, सीमिया जो भी आप समझो, जो आटे की बनती हैं, मशीन के द्वारा भी बनाई जाती जो, वो लेते थे। क्योंकि क्या बोलते हैं कि वो खाने से डिलीवरी जो है जल्दी हो जाती है, वो गर्म होती हैं। तो 9th मंथ में मैंने जो मन का दाग होते हैं, जैसे वो गर्म होते हैं, तो 5-6 वो लेती थी मैं शाम को गर्म दूध के साथ। तो डिलीवरी मेरी बिल्कुल नॉर्मल हुई थी। फर्स्ट मंथ से लेके 9th मंथ तक मैंने रेगुलर पोछा वगैरह लगाया, घर का सारा काम मैं करती थी। जैसे ही जो काम मैंने स्टार्टिंग में किया, वही लास्ट तक सारा काम किया बिल्कुल। कोई परहेज़ वगैरह कुछ नहीं थे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं था बिल्कुल भी। बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई। वैसे तो डॉक्टर बोल रहे थे कि सिज़ेरियन ही हो सकता है, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई बाद में। वो पहले तो ऐसे ही डराते हैं, कोई बोल देते हैं, क्योंकि हम लेडीज़ भी कुछ ऐसी होती हैं बहनें, वो ऐसे ही हार मान लेती हैं कि दर्द के मारे ये सोच लेती हैं कि ऑपरेशन करवा लें। लेकिन मैं सभी बहनों को यही सलाह दूँगी, जहाँ तक हो सके नॉर्मल डिलीवरी करवाने की सोचें, क्योंकि सिज़ेरियन में क्या होता है, 6 मंथ हमें परहेज़ वगैरह भी करने होते हैं, हमारे शरीर में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में सिर्फ़ वो 10 मिनट का, मान लो 10 मिनट का ही पेन होता है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती बिल्कुल भी। तो जहाँ तक हो सके, अगर परहेज़ नहीं देते डॉक्टर, अगर सब कुछ नॉर्मल है, तो मोस्टली अपना काम किया करो भी, और पोछा ज़रूर लगाया करो। इससे क्या होता है, नीचे दबाव बनता है, तो आसानी से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके वॉकिंग ज़रूर किया करो। और 9th मंथ में तो ज़रूर, जहाँ तक हो सके, अगर डॉक्टर ने मना नहीं किया तो स्टेयर वगैरह का भी यूज़ किया करो, सीढ़ियाँ ज़रूर चढ़ा। तो ये वही टाइम होता है जिस टाइम पे अपनी फैमिली की, अपने हस्बैंड की, अपनी सास के सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा होते हैं कि कुछ समझ नहीं आता है इस दौरान, क्योंकि क्या होता है, अगर कम एज में शादी हो जाती है तो उनको तो बिल्कुल ही समझ नहीं आता कि क्या करें, क्या ना करें। लेकिन जहाँ तक हो उसके हस्बैंड को, अपनी सास को, उनका कोऑपरेट करना चाहिए, उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, अपने बच्चों की तरह रखना चाहिए। क्योंकि मूड स्विंग से क्या होता है कि कुछ बोलते हैं कि हमारे टाइम में ऐसा होता था, अब ऐसा है, हम तो ऐसे ही बच्चे हो जाते थे, हमें तो पता भी नहीं लगता था क्या होता है। वो टाइम कुछ और था, अब टाइम कुछ और है, तो जो टाइम अभी फ़िलहाल चला हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपनी वाइफ़ का और अपनी बहू का, अपनी बेटी की तरह ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी जी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी। जैसा मैंने किया, जो भी मेरी जर्नी रही वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। हाँ, लेकिन लास्ट में मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि पहले टाइम कुछ और होते थे, अब टाइम कुछ और है कि बेबी की ग्रोथ कैसी है, हमारे शरीर में क्या कमी है, क्या मतलब प्रेगनेंसी सही चल रही है, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह भी टाइम पे करवाने चाहिए। और डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए कि बेबी ठीक है, ग्रोथ कैसी है,
और पल्स रेट वगैरह अपनी चेक करवाते रहना चाहिए, बीपी चेक करवाते रहना टाइम टाइम टू टाइम। और इस दौरान क्या होता है कि जो हमारे शरीर में रक्त की कमी, खून की कमी, ब्लड की कमी बहुत ज़्यादा होती है, तो जितना ज़्यादा हो सके अपनी गाजर, चुकंदर, अनार वगैरह इनका यूज़ डेली ज़रूर करना चाहिए। और अगर सर्दियाँ हैं, प्रेगनेंसी के दौरान अगर सर्दियाँ हैं, तो गुड़ भी ले लेना चाहिए, हरी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा खानी चाहिए। तो कई बार कुछ अलग से खाने का मन करे तो वो भी ले लेना चाहिए। तो आज का व्लॉग सिर्फ़ इतना ही, कमेंट करके ज़रूर बताइए बेबे कैसा लगा और अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखियो। और जो भी बेबे चैनल पर नई हो, वो चैनल ने सब्सक्राइब कर लो ताकि ये नई-नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप सभी ने मिलता रहे। और अपने प्यारे-प्यारे से कमेंट ज़रूर कर दिया करो, थारा रिप्लाई बेबे ज़रूर देने की कोशिश करेगी। राम राम।